हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जो सेकंड पार्ट है वेक्टर्स का, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने जो एडिशन के मेथड्स थे वेक्टर के, तो तीन मेथड मैंने जो लिखे थे वहाँ पे, तीन टाइप्स के। तो हेड तीन मेथड जो हमने डिस्कस किया था, ट्रायंगुलर डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अ पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम ऐसे समझेंगे। मान ले मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर ए है और मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर जो है बिल्कुल अलग अलग है, तो मैं क्या करूं, इन दो वेक्टर्स को ज्वाइन करूं। अब देखिए मैं दो वेक्टर्स को ज्वाइन कैसे करूं। देखिए मैंने यहाँ पे वेक्टर ए लिया, याद रखना इस बार आपको ज्वाइन कैसे करना होगा। जो वेक्टर ए है इसका जो टेल है और जो वेक्टर बी है इसका टेल ज्वाइन करना। तो दैट मीन्स टेल टू टेल ज्वाइन होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे निकला वो ये है कि पहले यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन हो। तो जब टेल टू टेल ज्वाइन हुआ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। ये जो डायगोनल है ये आपको रिजल्टेंट देगा। तो ये डायगोनल आपको यहाँ पे रिजल्टेंट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पैरेललोग्राम में हमें याद रखना होगा कि जब हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम जो बन जाता है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद जो उसका डायगोनल होता है उसी डायगोनल से हमें रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो डायगोनल आपका बना, दैट मींस द रिजल्टेंट जो है दैट सिंपली इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये दो वेक्टर्स है ए और बी, इनके बीच में कुछ तो एंगल होगा, दैट्स द एंगल थीटा। वो एंगल क्या है? थीटा। अब अगर हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है कि भाई रिजल्टेंट तो है, यानी ए प्लस बी जो है ना हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो थीटा है ना, इट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। जब आप a का वैल्यू डाल दोगे, b का वैल्यू डाल दोगे, तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो पैरेललोग्राम को मैं फिर से अगर मैं रिपीट करूं, तो सबसे पहले हमें कंडीशन याद रखना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा। यानी दो वेक्टर्स को जब आप ज्वाइन करोगे, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ पे इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही डायगोनल आपको यहाँ पे रिजल्टेंट देगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो आप याद रखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो कुछ हम स्पेशल केसेस लेंगे ताकि जब हम कल को क्वेश्चंस करें, ठीक है ना, हमें इस सारे फॉर्मूला को लिखना ना पड़े, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल केसेस नंबर फर्स्ट, अगर आपका थीटा सबसे पहले लूंगा 0 डिग्री। तो अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, आपको पता है cos 0 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ cos थीटा जो है वो सिंपली 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो फॉर्मूला है वो सिंपली बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा जो है ना 1 है, क्योंकि थीटा 0 है। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स सिंपली इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। दैट मींस जब भी आपके दो वेक्टर्स ऐसे होंगे where the angle is 0 degree, that means 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ, they are parallel to each other, ठीक है ना, they coincide with each other। तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, their resultant is simply a plus b whole square, ठीक है। नंबर सेकंड, if theta is equal to 90 डिग्री, देखिए अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 हमें पता है किसके बराबर होता है, cos 90 is equal to 0। तो अगर cos 90 0 है तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल।
तो ये आपको बस याद रखना होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ए लीजिए बी लीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं जो तीसरा केस लेने जा रहा हूँ, दैट्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो cos ऑफ 180 डिग्री कितना होगा, दैट्स इक्वल टू -1, दैट्स इक्वल टू -1, सॉरी cos 0 लिखने हैं। तो जब थीटा 180 होगा तो cos 180 -1 के बराबर होता है। देखिए जब cos 180 होगा तो -1 के बराबर होगा, वो माइनस इस प्लस के साथ माइनस बन जाएगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहीं ना कहीं मैं उसको लिख सकता हूँ देन कि r स्क्वायर जो है ना, दैट सिंपली इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये तीन स्पेशल केस आपको याद रखने, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री द सिंपली magnitude is a plus b square, when theta is 180 degree simply it is a minus b whole square, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तब आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना होगा सिंपल, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, इसका मतलब ये हुआ इन तीन केसेस को फाइंड आउट करके मुझे दो चीजें यहाँ पे मिली कि आपका जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा 0 के बराबर होगा, मींस cos 0 जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है, मींस r स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम तब होगा जब थीटा जो है ना 0 के बराबर होगा, और मिनिमम वैल्यू तब होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो अगर कभी पूछा जाए कि रिजल्टेंट का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0 के बराबर, और मिनिमम कब होगा जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक। सो दिस इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम कुछ एग्जांपल से इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर देंगे हम इसमें, ठीक है, बिकॉज एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे कुछ, ठीक है, कि हमारे पास देयर आर two vectors of equal magnitude, equal to 6 units। दो वेक्टर्स है मेरे पास जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, कितना है 6 यूनिट है, एज शोन बिलो। यानी नीचे एक डायग्राम बना के दूंगा मैं आपको, दो वेक्टर्स इस तरह से, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये याद रखना, और उनके बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो वेक्टर मैं मान लेता हूँ, इनका नाम वेक्टर ए और वेक्टर बी। These two vectors are at the angle of 60 degree, ठीक है ना, तो 60 डिग्री इनके बीच में एंगल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द रिजल्टेंट, कि आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं दे आर जॉइंट टेल टू टेल, अगर टेल टू टेल जॉइंट है तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और उसका जो डायगोनल होगा वही डायगोनल हमें रिजल्टेंट देगा, ठीक है। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा, ठीक है, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे a और b का वैल्यू मुझे इस टाइम पता है, वो दोनों इक्वल है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो मैं इनका वैल्यू पुट करता हूँ, 6 स्क्वायर होता है 36, 6 स्क्वायर 36 प्लस, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज द 2, a is 6 and b is 6, cos ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2, तो 2 से 2 गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 36 और 6 into 6 36 होगा, तो 6 plus 6 plus 6 18, 3 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 और 1 30, 138। तो ये आपका r स्क्वायर मिला।
तो अगर हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करना, हम सिंपली लिखेंगे √138। मुझे अब इसकी वैल्यू में नहीं जानना, ठीक है। सो r इज इक्वल टू √132 138। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दैट मींस दिस इज द समेशन ऑफ द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स का ऐड है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b यहाँ पे आपको मिला √138, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर्स किस एंगल पे है, एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। So this was the application of what? The parallelogram law of vector addition. लेकिन parallelogram law में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, this is the vector A, this is the vector B। ये मैंने टेल टू टेल ज्वाइन की। अब इनका जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट देगा, ठीक है। मान लीजिए A और B के बीच में जो एंगल है दैट्स द थीटा। A और B के बीच में एंगल क्या है, थीटा। आपने कहा जो रिजल्टेंट है वो क्या है, डायगोनल है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि इस रिजल्टेंट का मुझे बता दो कि डायरेक्शन क्या है इसका, यानी कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉट ओनली डायरेक्शन बट ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी A से कितनी डिग्रीज पे लाई करता है, B से कितनी डिग्रीज पे लाई करता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इस रिजल्टेंट के लिए, यहाँ पे इस एंगल को मैं मान देता हूँ अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा को डिफाइन करूं, that will give the direction, tan अल्फा। सो tan अल्फा जो है ना, ये बराबर होता है, ठीक है, दो चीजें, या तो आप इस r का जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर देखो, या तो आप इसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू b देखो, ठीक है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू a देख रहा हूँ फिलहाल b, तो फार्मूला जो आपके पास बन जाएगा दैट इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू a देखें। बट याद रखना अगर आप विद रिस्पेक्ट टू b देख रहे हो तब यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे b और यहाँ पे a, बस बाकी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट का जो है ना डायरेक्शन b हमें मिल जाएगा। सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज हमें tan अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो भी उसका वैल्यू होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन। और हमें ये बता देगा कि फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर्स जो है ना, दो वेक्टर्स उनके बीच में जो एंगल है दैट इज 53 डिग्री, फिर हमें कहना होगा कि रिजल्टेंट जो है ना वो A से कितनी डिग्रीज ऊपर है, ठीक है ना, या B से कितनी डिग्रीज नीचे, व्हाटएवर, ठीक है। तो वहां से आपको tan अल्फा जो है ना डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम लॉ का जो है ना एप्लीकेशन, हम और भी एग्जांपल्स करेंगे इसमें, ठीक है। अभी दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए जो दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, इनका जो वैल्यू है, एक वेक्टर A है मेरे पास दैट्स इक्वल टू 6 यूनिट्स और एक वेक्टर B है जिसका वैल्यू है 8 यूनिट्स। दो वेक्टर मैंने लिए, एक वेक्टर A वेक्टर B, वेक्टर A का 6 यूनिट, वेक्टर B कितना है 8 यूनिट्स, ठीक है। आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड रिजल्टेंट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस बार जो थीटा दिया गया वो 90 डिग्री, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये हमें दिया गया है 8 यूनिट्स और ये दिया गया है 6 यूनिट्स, ठीक है। इस बार यहाँ जो एंगल दिया गया है दैट इज 90 डिग्री। देखिए जब 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री आते तो हमें स्पेशल केसेस याद आते हैं। 90 डिग्री जब हमने देखा था तो हमने देखा था वहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट यानी जो यहाँ से रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट जो है ना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा r स्क्वायर दैट सिंपली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कर लो यहाँ पे, a स्क्वायर मींस 64 प्लस b स्क्वायर मींस 36, सो r स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 64 और 36 100 होता है, तो r का जो वैल्यू होगा √100 दैट्स 10, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो है ना वो क्या होगा 10, ठीक है। रिमेंबर r will always be positive, नेगेटिव नहीं लेना इसको, ठीक है। तो r is always positive, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपका क्या आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे मैंने देखा कि स्पेशल केसेस यूज किए, हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लिखनी प्लस 2ab प्लस cos थीटा। मैंने हमें पता चला थीटा जो है ना 90 डिग्री है, तो हम बहुत सारी चीजें जो है ना उनको बाईपास करके सिर्फ इतने से 2 स्टेप में, या हम पेन को भी यूज नहीं करना, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमने देखा कि पैरेललोग्राम लॉ जो है ना उसको हम कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। देखिए इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ के बाद, ये तो हमने एडिशन की बात की थी, अब एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन है, ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन कोई अलग मेथड है नहीं। सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही है, लेकिन क्या होगा उसमें वो हम ध्यान दीजिए आप। देखिए मान लेते हैं हम 2 वेक्टर्स में लेता हूं यहाँ पे, ये वेक्टर A है और ये यहाँ पे वेक्टर B है। आपसे पूछा गया फाइंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B। आपको इस बार पूछा गया फाइंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B। देखिए अगर आपसे पूछा गया होता वेक्टर A प्लस वेक्टर B, आप सिंपली इसको टेल टू टेल ज्वाइन करते, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते, अब आपको आंसर मिलता। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बार हमें एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना है। कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए आपको याद रखना होगा, एक मैंने टाइप ऑफ वेक्टर डिफाइन किया, दैट्स अ नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। देखिए सबसे पहले हम इन 2 वेक्टर्स को पहले ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन उसी तरह कर लेंगे जैसे हम करते थे टेल टू टेल। यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। अब देखिए इस टाइम अगर मैं इस वेक्टर को देखूं, इसको देखूं, तो दिस इज द वेक्टर a प्लस b, ये a प्लस b, लेकिन मुझे a माइनस b चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, इस वेक्टर का मैं नेगेटिव बना लूंगा। और नेगेटिव बनाने का मतलब होता है आपको इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, अब हम इसको b नहीं माइनस b बोलेंगे। तो जब अगर मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करूं, जब मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करूं, तो रिजल्टेंट जो है ना वो आपको मिलेगा इस तरह से, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो आपका जो रिजल्टेंट आ गया दैट्स a माइनस b। तो वही तो आपको फाइंड आउट करना था, a माइनस b। तो जब भी आपको a माइनस b फाइंड आउट करना होगा, आप सिंपली जैसे a प्लस b करते हो वैसे कर लो, लेकिन जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्शन चाहिए आपको उसका नेगेटिव वेक्टर बना लो, ठीक है ना। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द a माइनस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ r स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस b cos थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे सिंपली a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर दैट्स b स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा इस टाइम, और ये आपको मिलेगा ट्वाइस ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पे आपकी फॉर्मूला में जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। वो स्पेशल केसेस यहाँ पे भी फाइंड आउट होंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, सॉरी, जो स्पेशल केस मैंने डिस्कस किया। तो इस तरह से हम जो है ना सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाकी सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग चीज़ है नहीं, ठीक है। जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस सब्ट्रैक्शन पे एक अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, a car runs 5 meters per second towards east. A car runs 5 meters per second towards east. चलो अच्छा अभी डायरेक्शन नहीं लेते। Car runs 5 meters
per second and take sharp turn. मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ. And take sharp turn to north. And continues at 5 meter per second. तो एक कार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाती है. तो स्पीड उसकी कंटिन्यू वही रहती है 5 मीटर पर सेकंड. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी. फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी. क्वेश्चन को देख लो, ठीक है. आपको इस कार की जो चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करना है. सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी को समझना होगा. देखिए चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ये v वेक्टर है, तो दैट विल बी सिंपल इक्वल टू v2 माइनस v1. तो इसका मतलब ये हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है बेसिकली कि जो v2 वेक्टर है उसमें से आपको v1 वेक्टर माइनस करना. तो कुछ नहीं है, सिंपली आपको सब्ट्रैक्शन करना. ये कह रहा है कार रन्स 5 मीटर पर सेकंड. मुझे नहीं पता, लेट्स टेक टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है. तो एक वेक्टर उसका 5 मीटर पर सेकंड यानी v1 कहाँ की तरफ है? टुवर्ड्स ईस्ट. और v2 जो है ना दैट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो भी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड. v2 भी 5 मीटर पर सेकंड और v1 भी. चलिए इन दो वेक्टर्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. ये आपका v1 और ये आपका v2. देखिए अगर मुझे v1 v2 फाइंड आउट करना यानी v1 प्लस v2 फाइंड आउट करना होता तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लेता और मुझे आंसर मिलता. बट मुझे v2 माइनस v1 चाहिए, यानी v2 का आपको क्या चाहिए? सॉरी v2 प्लस चाहिए, लेकिन v1 का नेगेटिव चाहिए आपको. तो आपको v1 का नेगेटिव बनाना पड़ेगा. तो जब आप v1 का नेगेटिव बनाओगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहिए. यहाँ से जा रहा था यहाँ पे लेंगे तभी तो नेगेटिव बनेगा. तो ये बनेगा आपको माइनस v1. देखिए मैग्नीट्यूड इसका वही रहेगा 5 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है. तो अब जो रिजल्टेंट है आपको वो इस तरह से मिलेगा, और जो वो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा v2 माइनस v1 और दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी. तो अब अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ तो आपके पास फॉर्मूला है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. अगर हम देखा जाए इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो यहाँ पे भी तो एंगल 90 डिग्री होगा. तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 0 बन जाएगा. तो आपका आंसर सिंपली होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, देखिए ये भी 5 है और ये भी 5 है. तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स 5 स्क्वायर. ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, ठीक है. तो जब r आप निकालोगे, ठीक है, तो जब आप r निकालोगे यहाँ पे मैं निकालूंगा, तो r स्क्वायर जो है इट विल बी सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a भी 5 है, b भी 5 है. तो हम लिख सकते हैं इसको ट्वाइस 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर 2 टाइम्स 5 स्क्वायर. तो जब मुझे r फाइंड आउट करना होगा तो मैं रूट लूंगा. देखिए 5 स्क्वायर का जब रूट होगा तो 5 बन जाएगा और 2 का रूट अंडर रूट 2, ठीक है ना. तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट बन गया r इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड. सो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, यानी दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. सो ये चेंज इन वेलोसिटी. देखो अगर आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट किया, अगर आपको टाइम दिया होता, फॉर एग्जांपल मान लेते आपको टाइम दिया होता 5 सेकंड, तो अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करते आपको एक्सेलरेशन मिल जाती, ठीक है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा इसमें वेक्टर के केस में, ठीक है ना. सो दिस वाज अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, ठीक है. कि इसमें छोटा सा जो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, छोटा कि यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जो हमारे काम में. जैसे मैं यूनिट वेक्टर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट उसे हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है. देखिए यूनिट वेक्टर की मैंने बात की थी, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है. मैग्नीट्यूड इसका होता है इक्वल टू 1. लेकिन जो मेन पर्पस होता है यूनिट वेक्टर का जो मेन पर्पस होता है दैट इज डायरेक्शन. मैं तो कहता हूँ यूनिट वेक्टर को सिर्फ आप डायरेक्शन वेक्टर बोल दो, ठीक है.
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ, दिस इज द वेक्टर ए, अगर ये वेक्टर ए है, आपको पता है कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तभी तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, एक तो इसके पास इसका मैग्नीट्यूड होगा प्लस इनटू डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर है इसलिए हम इसी का यूनिट वेक्टर बना देंगे ए क्या है। तो यहां से अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहोगे तो यूनिट वेक्टर सिंपली आपको मिलेगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, दैट विल गिव द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो आप हमेशा याद रखोगे कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, दैट्स सिंपली इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको कहा फाइंड यूनिट वेक्टर, find unit vector in the direction of, in the direction of 3i plus 4j। अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए कि 3i plus 4j क्या हो, ये i क्या j, ये मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस वेक्टर के फॉर्म में, यानी वेक्टर जो है आपका क्या है 3i plus 4j, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला तो आपके पास है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे मान लीजिए हम इसको वेक्टर ए मान देते हैं, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा आपका वो सिंपली वेक्टर होगा, दैट्स 3i plus 4j डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना दैट्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दैट्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो कर, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा दैट्स द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। कि भाई अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कि अगर हमें एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस का क्या होता है, जेड एक्सिस का, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ और उसके बाद ही हम वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशंस ड्रा करता हूँ, this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis। देखिए जो x axis के थ्रू यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो y के थ्रू होता है उसको हम j कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z के होता है उसको हम k कैप के थ्रू। मान लीजिए मैंने आपको कहा a force of 12 Newton acts along y-axis। A force of 12 Newton acts along, यानी 12 न्यूटन का फोर्स है किस डायरेक्शन में, y-axis के डायरेक्शन में। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वेक्टर के फॉर्म में आपको 12 तो लिखना ही पड़ेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में आपको y-axis के डायरेक्शन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, दैट इज j कैप। तो जब 12 j कैप होगा आपके पास, इसका मतलब ही हुआ कि 12 यूनिट का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म। इसी तरह अगर हमें इसको x एक्सिस के थ्रू लिखना है तो हम इसको 12 i कैप लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, x एक्सिस। इसी तरह अगर z डायरेक्शन में दिखाना है तो 12 k कैप, तो k कैप से आपको पता चल रहा है कि ये z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है या वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो हमें किससे पता चलेगा, द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो इनको जो हम बोलते हैं ना i कैप, द j कैप, द k कैप, these are called as the orthogonal यूनिट वेक्टर्स। और ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर देखा जाए i कैप, j कैप, k कैप, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये हमारे काम के भी है, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन में काम आएंगे कि इस 90 डिग्री एंगल होने का एक एडवांटेज है, ठीक है ना, वहाँ पे हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है और ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से ऐसे बता दूं कि मैं आपको कह रहा हूँ a force of
12 न्यूटन acts along x-axis and 14 न्यूटन along y-axis, ठीक है। एक 12 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के थ्रू लग रहा है, एक 14 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस के थ्रू लग रहा है। आपसे पूछा गया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो आप लिखोगे 12 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो ये जो वेक्टर है ये आपको ये शो कर रहा है कि 12 न्यूटन का फोर्स जो है ना एक्स एक्सिस पे लग रहा है और जो 14 यूनिट का फोर्स है वो वाई एक्सिस के थ्रू लग रहा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, ठीक है ना। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम एक वेक्टर को फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें जनरल, तो जनरली अगर हम देखिए कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं एक फोर्स वेक्टर को लिख रहा हूँ तो पहले तो आपको लिखना होगा कि फोर्स का जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसके साथ डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरी इक्वेशन आपको मिल रही है ना, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन फॉर्म। इस कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद रखना होगा जो ये कंपोनेंट्स होते हैं दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स, और इन सबों को मिला के ये दीज आर कॉल्ड एज द वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको स्केलर कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स भी। स्केलर कंपोनेंट का मतलब जो नंबर दिया होगा कांस्टेंट नंबर, और जब आप यूनिट वेक्टर को साथ लेके चलोगे तब हम इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है किसकी, एक वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे लेके चले जाएं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पार्ट में इतना ही यहाँ पे कर लेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।